फिर से एक बार तमाम दर्शकों को हम खैर मकदम करते हैं। यही हमारा कोशिश रहता है कि जनरल पब्लिक हो या किसी भी किस्म के मसाइल व अवामी ग्रीवेंस व इश्यूज़ वाला काम तक पहुँचे। और साथ ही साथ जनरल पब्लिक की और करगिल लद्दाख के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी टफ टेरेन इलाका इसे माना जाता है। बिलखुसूस कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो काफ़ी मसाइल मुश्किलात जो है विंटर में हमें देखने को मिलते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड और स्नोफॉल की वजह से। और साथ ही साथ आज के इस डिस्कशन में हम गुड गवर्नेंस को लेकर भी हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें गुड गवर्नेंस वीक जो है 19 से शुरू हो चुकी थी और 25 दिसंबर तक ये गुड गवर्नेंस चलेगा। साथ ही साथ जेंडर इक्वलिटी पे भी बात होगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे जनाब संतोष सुखदेव जी, डिप्टी कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LHDC काउंसिल करगिल। बहुत बहुत शुक्रिया सर फिर से एक बार हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले यही क्वेश्चन होगा सर कि गुड गवर्नेंस को लेके, उसके अलावा गुड गवर्नेंस देश भर की तरह ख़त्ते लद्दाख में भी कारगिल डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जो है ये गुड गवर्नेंस जो है चल रहा है। और साथ ही साथ जेंडर इक्वलिटी को लेकर थोड़ा बहुत ब्रीफ करूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ और भी सवाल है सर हम आपसे पुटअप करने की कोशिश करेंगे। जी, गुड गवर्नेंस वीक प्रशासन गांव की ओर, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को गांव की तरफ ले जाना है, लोगों के नज़दीक ले जाना है, सो दैट जो भी उनके छोटे छोटे ग्रीवांसेस होते हैं किसी सर्टिफिकेट को लेके या और भी किसी चीज़ को लेके, उनको हम रिजॉल्व करें, मिशन मोड पे रिजॉल्व करें। दूसरा इसमें एक ऑब्जेक्टिव था, एक जो CP ग्राउंड्स पोर्टल है जिसमें अलग अलग पूरे देश भर से कंप्लेंट्स आती है, उसको डिस्पोजल करना, उसका ज़ीरो पेंडेंसी रखना, वो एक दूसरा ऑब्जेक्टिव था इसमें। तो डिस्ट्रिक्ट करगिल में इसे हर ब्लॉक में, हर सब डिवीज़न और तहसील लेवल पर मनाया जा रहा है और लास्ट जो फंक्शन होगा वो 25 को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। इसमें आपने देखा होगा हमने हर सब डिवीज़न का अलग अलग शेड्यूल जारी किया है जिसमें सारे लाइन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, हेल्थ, RDD और बाकी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हम अलग अलग सर्टिफिकेट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देता है, जैसे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो, आपका LRC हो, इंतकाल म्यूटेशन अटेस्ट करना हो, ये सारी चीज़ें की जा रही है। दूसरा आधार कार्ड हम इसके साथ साथ लगा रहे हैं जो अनकवर्ड एरिया है, सो दैट अपडेशन या जनरेशन हो सके। तीसरा हेल्थ के थ्रू हम जो MR वैक्सीनेशन चल रही है उसको हम इंटेंसिव तरीके से कर रहे हैं, सो दैट जो अनएक्सेसिबल एरियाज़ है उन पे वैक्सीनेशन कवरेज कर सके। RDD के थ्रू जॉब कोड जनरेशन, वो वाली एक्टिविटी हम कर रहे हैं। तो सारे डिपार्टमेंट इसमें मिल के काम कर रहे हैं और जो हमारे अनएक्सेसिबल एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है जाने के लिए, वहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन को भेज के, फील्ड फंक्शनलिस्ट को भेज के ये इंश्योर करें कि जो भी लोगों की ग्रीवांसेस है उसको हम रिड्रेस करें, और अगर वो ग्राउंड लेवल पे रिड्रेस नहीं हो रही तो उसको हम ऊपर लेवल तक पहुँचाएं, सो दैट जो भी सहूलियात हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहुँचाना चाहते हैं वो हम पहुँचा सके। दूसरा आपने जेंडर वीक के बारे में बताया, जेंडर मंथ जो हमारा चल रहा है जेंडर इक्वालिटी का, उसमें भी हमने अलग अलग प्रोग्राम्स किए हैं। एक बड़ा फंक्शन हमने यहाँ पे किया था जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स है उनको एजुकेट करने के लिए, उनको हायर लेवल एजुकेशन के बारे में बताने के लिए। इस जेंडर कैंपेन का मेन उद्देश्य था जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में लोगों को अवगत किया जाए, उसके बारे में लोगों को बताया जाए और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप कंप्लेंट कीजिए, सो दैट आपके जो भी ग्रीवांसेस है, कंप्लेंट्स है, उसको रिड्रेस किया जा सके। तो ये भी हमने मिशन मोड पे यहाँ पे करने की कोशिश की है। और हमारा जो गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है इसमें भी हम डिपार्टमेंट के साथ मिलके, नोडल डिपार्टमेंट जो कि इसका RDD है तो उनके साथ मिलके और बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके ये भी मैसेज पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्लीज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना कीजिए और सारे हमारे जितने भी लोग हैं सारे इक्वल है, सबको इक्वल राइट्स है और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, गुड गवर्नेंस वीक यानी कि जेंडर इक्वलिटी के लेके बात कर रहे थे। मेरे साथ संतोष सुखदेव साहब मेरे साथ जुड़े हैं, DM है डिस्ट्रिक्ट कारगिल के, और इसका यही थीम है कि प्रशासन गाँव की ओर। तो आपने बता दी सर, छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके इसमें डिस्कस की जाएगी, ऑन स्पॉट जनरल पब्लिक के जो इश्यूज़ आ रहे हैं जैसे सर्टिफिकेट्स को लेके, लैंड रेवेन्यू को लेके या उधर बाकी इश्यूज़ को लेके, अगर इसमें और जनरल पब्लिक की बहुत सारी मुश्किलात आ रही है सर, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके, बड़े बड़े इश्यूज़ को लेके, जिसमें हमारे पानी को लेके सर, बिजली को लेके, सड़कों को लेके, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो ऐसी चीज़ें भी गुड गवर्नेंस में डिस्कस होंगी सर। जी, मैंने जैसे कहा कि जितने भी ग्रीवांसेस है, जितनी भी शिकायतें लोगों को होती है या उनकी डिमांड्स है, ये सारी चीज़ें हमारे ऑफिसर्स को जो वहाँ पे डिप्यूट किए गए हैं, SDMs है, तहसीलदार या BDOs है, उनके लेवल पे अगर रिजॉल्व होती है तो ठीक है, या फिर वो हमारे तक एक्सकलेट करेंगे इस चीज़ को, सो दैट हम इसको एक मिशन मोड पे रिजॉल्व करने की कोशिश की है।
तीन चीज़ों का आपने जिक्र किया, पानी, बिजली या बाकियों का। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो काम चल रहा है, आप भी देखते हो बाकी जगह। पानी का ऑब्वियसली विंटर में दिक्कत आती है यहाँ पे, जो फ्रीजिंग कोल्ड की वजह से, स्पेशली टाउन एरिया में पानी की दिक्कत ज़्यादा है अभी, क्योंकि टाउन की स्कीम्स विंटर में नहीं चल पाती है। पिछले बार उसको वैसे डिज़ाइन नहीं किया होगा, बट टैंकर सर्विस हमारी चल रही है, उसमें बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ गई, बट वो अब स्मूथली चल रही है। दूसरा, आपने देखा होगा रिसेंटली हमने एक 24/7 वाटर सप्लाई सिस्टम स्पेशली टाउन के लिए, जिसमें हमने कुर्बथांग एरिया को भी इंक्लूड किया है, उसका रिव्यू किया था और होपफुली वो फाइनल हो गया है सारी चीज़ें उसकी, और नेक्स्ट ईयर शायद से उसका काम स्टार्ट हो जाए। तो टाउन की भी जो पानी की समस्या आने वाले 1-2 सालों में वो सारी हल की जाएगी। बाकी जो भी इश्यूज़ है लोगों के, वो हमारे तक पहुँचेंगे और हम चाहेंगे कि इसको हम मिशन मोड पे रियलाइज़ करें, सो दैट हम जितनी भी फैसिलिटीज़ पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचा सकें एडमिनिस्ट्रेशन। तो डियन साहब, सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ कारगिल और मीडिया फ्रेटर्निटी की जानिब से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ सर। सबसे पहले तो आप लोगों ने 300 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप लोगों ने तैयार किया। पेशेंट जो है वहाँ बहुत बेहतरीन अंदाज में, सबसे बिल्कुल मैंने आपको पहले भी वजाहत की सर कि विंटर के हवाले से बहुत मुश्किलात यहाँ करगिल में हमें देखने को मिलता है सर। और साथ ही साथ कल आप लोगों को और एक बड़ी कामयाबी, जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी थैंक्स करना चाहता है, सेक्रेटरीज़ का भी थैंक्स करना चाहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, आपने इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए आप लोगों ने वहाँ ट्रायल बेसिस पे हेली भी आपने लैंडिंग की, और साथ ही साथ पेशेंट्स भी आपने उसी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से श्रीनगर के लिए रवाना किया। नहीं तो पेशेंट को बहुत दिक्कतें आती थी सर। हम N32 सर्विस उसका आना, वहाँ एम्बुलेंस में पेशेंट को वेट करना, फिर N32 जो है वो कैंसिल होना। अब डायरेक्ट हॉस्पिटल से इमरजेंसी पेशेंट जो है हम फर्दर आगे भेज सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, चाहे जम्मू हो श्रीनगर हो। तो इसमें जनरल पब्लिक ये जानना चाहते हैं सर कि उसकी फ़ीस क्या होगी, इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस का क्या क्या प्रोसीजर होगी सर। इस गवर्नमेंट कितने हद तक जो गरीब जो पेशेंट हैं सर, उनको गवर्नमेंट इसमें कुछ फैसिलिटीज़ देंगे, कुछ उनको कंसेशन रिलैक्सेशन वगैरह देंगे, क्योंकि हेली जो है बहुत एक्सपेंसिव है होगा सर। इसकी जो फ़ीस जो होंगी, इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ जो होंगी। जी, शुक्रिया खालो साहब। कल जैसे आपने कहा कि हमने ट्रायल लैंडिंग यहाँ पे की है छोटे हमारे चॉपर की, सो दैट जो भी रेफरल पेशेंट हो, जिन्हें इमीडिएट इवैक्यूएशन की ज़रूरत हो, उन्हें हम सीधा हॉस्पिटल से श्रीनगर या बाकी जहाँ पे भी रेफ़र करना रहे वहाँ पे रेफ़र कर सके। इसमें हॉस्पिटल में आपने देखा होगा हमने जो नया 300 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया है, उसमें सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अभी जो बड़ी 2-3 मशीन्स की ज़रूरत थी, वो नेक्स्ट ईयर तक उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। और इवैक्यूएशन के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, बिकॉज टाइम बड़ा क्रिटिकल है। कोई भी पेशेंट जिसको बहुत इमरजेंसी है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना है, तो उसके लिए बड़ी सहूलियत वहाँ पे मिलेगी। जो आपने प्राइसेस के बारे में बात की, आप जानते हैं कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन पवन हंस के थ्रू हम सब्सिडाइज हेली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें भी वही रेट है जो 8,000 8,500 है श्रीनगर तक का। बट अगर कोई गरीब बंदा है जिसको हम रेफ़र करते हैं और जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड है या फिर लद्दाख आयुष्मान भारत का कार्ड है, तो आपने देखा होगा उसमें हमने ट्रांसपोर्ट का भी अलाउंस रखा हुआ है। जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्कीम्स जारी की है, तो उसमें एक पेशेंट का और एक अटेंडेंट का, दोनों का हम जाने आने का किराया देती है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें, और तीसरा हमारी तरफ से रेड क्रॉस में भी हम हेल्प करते हैं। अगर किसी पेशेंट बहुत ज़्यादा गरीब है और उसको रेफ़र करने की ज़रूरत है, तो उसको रेड क्रॉस के थ्रू भी हम हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा बर्डन आएगा नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट जान बचानी होती है किसी की भी, और अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है, कुछ भी हुआ, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस व्यक्ति की उस टाइम पे जो उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए वो प्रोवाइड की जाए। तो इसमें फ़ीस का इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा लोगों को भी, और किसी व्यक्ति को पर्टिकुलरली किसी फैमिली को आता भी है तो हम अलग अलग ज़रिए के थ्रू उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और यही हॉस्पिटल से लेके एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर कि पेशेंट को थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अभी जितने भी क्लिनिक है कारगिल टाउन में है इस्टेब्लिश है सर, तो ट्रांसपोर्ट के लिए इन्हें बहुत दिक्कतें आ रही है, क्योंकि टैक्सी जो है काफ़ी हाई रेट इन्हें दे रहे हैं सर। मामूली 100 रुपये का दवाई के लिए 1000 रुपया खर्च करके बाज़ार आना पड़ता है, फिर वहाँ से दवाई लेके यहाँ आना। तो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा प्लानिंग नहीं बनाया सर जिसमें राउंड द क्लॉक टैक्सीज वैन वगैरह चले, बसेस चले, जिसमें हॉस्पिटल के स्टाफ भी चले और पेशेंट अटेंडेंट भी उसमें ट्रैवल करें। जी, ये हमने जब भी पेशेंट से बात करते हैं, मैं भी 3-4 बार हॉस्पिटल में गया हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी परेशानी जो है मेडिसिन को लेके है, बिकॉज उनको चीज़ों के लिए नीचे आना पड़ता है, मार्केट में आना पड़ता है, और ये हम भी समझते हैं। तो रिसेंटली जब ड्यूकॉम साहब की विजिट हुई थी, तब उन्होंने भी और हमारी तरफ से भी डायरेक्शन गई है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप वहाँ पर एक लैंड आइडेंटिफाई करो जहाँ पर हम 10-12 ऐसे दुकानें बनाएं, वो कंस्ट्रक्ट करके हम आउटसोर्स करके दें, सो दैट वहाँ पे ही हम जो दवाई की फैसिलिटी है वहाँ पे हम प्रोवाइड कर सके। तो ये हम हमारी तरफ से ऑलरेडी जो इनिशिएटिव
वो शुरू हो गया है, उसका बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है और होपफुली नेक्स्ट ईयर हम काम भी स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात रही आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को लेके, वो जब हमने हॉस्पिटल शुरू किया था तब हमने अलग अलग हिसाब से शेड्यूल बनाने को कहा था, कुछ उसमें इम्प्लीमेंट हुआ था बट मेजॉरिटी शायद से नहीं हुआ है, इस वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही है। तो फिर से हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, ARTO को हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन देंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक जो है ना रिलायबल सर्विस हम यहाँ से प्रोवाइड कर सके, सो दैट लोगों को परेशानी ना हो और ज़्यादा पैसे उनको खर्चा ना करने पड़े। मेनली जो स्पेशली चिकतन साइड से आता है कोई या उस साइड से आता है तो उनके लिए तो ठीक है, बिकॉज वहाँ से वो गाड़ी से या किसी चीज़ से आ ही रहे हॉस्पिटल में। बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ से होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में मैं आपको बताना चाहूँगी, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे केबल रोपवेज उसका भी प्लान है, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, बिकॉज करगिल बड़ा एक नैरो वैली है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हम बाकी जगह की तरह नहीं प्रोवाइड कर सकते। मेट्रो हो या बस सर्विस, बड़ी बसेस भी हर जगह हर गली में नहीं जाती है। तो एक प्लान है कि हम केबल रोपवेज के थ्रू अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करें, सो दैट एक कम जगह पे एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना पाए, जैसे एल्प्स में या बाकी डेवलप्ड नेशंस में होता है। तो उसका भी हम वो भी अंडर प्लान है, तो बहुत जल्दी उस पर भी शायद से काम शुरू हो जाएगा। तो हम हमारी तरफ से हॉस्पिटल के लिए, मरीज़ों के लिए जितनी फैसिलिटी दे पाएंगे उतना देने की कोशिश करेंगे। कई सवाल थे सर जनरल पब्लिक के, वो आज कम टाइम में कोशिश करेंगे सर आपके साथ पुटअप करने की। जोजिला को लेके 1-2 सवाल होंगे सर। और हम देख भी रहे सर, एप्लीकेशन के बाद लद्दाख फुल फ्लेज यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब काफ़ी विकास की तरफ कारगिल जाते हुए हमें देख रहे सर। नहीं तो जोजिला जैसे जो रोड था सर, कम से कम 6 महीने के लिए ये बिल्कुल बंद रहता था। रोड पेंजिला जो है संस्कार रोड कम से कम 6-7 महीने के लिए बन रहा था। अब बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव यूटी इंतजामिया द्वारा अब जोजिला बिल्कुल खुला है सर। अब कल से तो चिल्लकलान भी स्टार्ट है और अभी भी जोजिला खुला है। तो क्या एक्सपेक्ट करोगे सर, क्या तवक्को रखेगा जनरल पब्लिक जोजिला कब तक खुला रहेगा? क्योंकि इस जोजिले की वजह से बहुत सारे मुश्किलात, बहुत सारे दुश्वारियाँ हल हो रहे हैं। अदरवाइज ले जाना पड़ता था सर, ले में 1 दिन रुकना, फिर उसके बाद एयर फेयर इतने महंगे होते थे सर। तो थोड़ा बहुत जोजिला का स्टेटस बताओगे सर? बंद हो रहे कि हो सके तो ज़िला इंतज़ामिया, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द ईयर इसे खुला रहे? जी, जोजिला का आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे LG साहब की डायरेक्शन होती है कि जितना देर तक आप इसको खुला रख सको उसको खुला रखें। तो हमारे BRO हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, उस पर काम करते रहते हैं, सो दैट हम इसको मैक्सिमम टाइम तक खुला रखें। तो रिसेंटली हमने मीटिंग की थी यहाँ पे, डिकॉम साहब ने मीटिंग की थी, उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी जैसे लास्ट ईयर 4 या 5 तारीख को बंद हुआ था जोजिला। तो इस साल भी हम कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा हम खुला रखें। बट आप जानते हो कि जोजिला एक्सिस पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है और बाद में एवलांच और बाकियों का खतरा होता है। बट फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन जितना ज़्यादा हम खुला रख सके, वेदर को देखते हुए उतना ज़्यादा हम इसको खुला रखने की कोशिश करेंगे। और मिनिमम ये 5 जनवरी तक जो लास्ट था उस वहाँ तक तो खुला रहेगा ही रहेगा, बट उससे आगे भी हम कोशिश करेंगे जब तक खुला रह सके। बट बीच मंथ्स में लोग भी बोलते हैं कि 1-2 महीने बंद भी होना चाहिए, बिकॉज स्नोफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखते हो जैसे पानी की दिक्कत आ रही है, तो जब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब हम लोगों की जान को खतरे में नहीं डालेंगे, तो कुछ दिन के लिए बंद हो सकता है। पेंजिला तो हम कोशिश करेंगे राउंड द क्लॉक खोलने की, बिकॉज वहाँ पे वाइड है, रास्ता बहुत ज़्यादा वाइड है। जोजिला की तरह छोटा बहुत नैरो रास्ता नहीं है। बट जोजिला भी जितना मैक्सिमम परमिट करेगा वेदर हमको, उतना मैक्सिमम खुला रखेंगे और उसको और जल्दी खोलने की कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल सर, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को लेकर 3-4 सवाल होंगे सर आपसे। मैं कोशिश करूँगा जल्दी क्वेश्चन जो है पुटअप करें। सबसे पहले इनका ये कंप्लेंट है सर, जब भी कोई हमारा बड़ा नेशनल इवेंट आता है सर, नेशनल डे हमारा जैसे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या उसके अलावा जो नेशनल इवेंट्स, नेशनल डेज जो होते हैं, उनमें हमारे 10-12 के टॉपर्स को जो है वो अप्रिशिएट आप लोग अवार्ड, उन्हें ऑनर नहीं किए जाते हो। क्या वजूहत रही होगी सर? क्योंकि मैंने सुना था कि इससे पहले शायद 1-2 बार जो है ऑनर की गई थी हमारे टॉपर्स को, तो इस पे आप क्या स्टेटमेंट दोगे? इस साल भी हमने ऑनर किया हुआ है। 15 अगस्त को मुझे याद है अच्छे से कि हमने जो भी टॉपर्स थे हमारे 10th और 12th के स्पेशली, उनको बुलाया था। इवन नीट किसी ने टॉपर था उसको भी बुलाया था, तो उनके पेरेंट्स भी आए थे जो हमारे फंक्शन में शामिल हुए थे। तो हम करते हैं, बट अगर इसमें कुछ चूक हुई होगी तो हम इंश्योर करेंगे कि आने वाले टाइम से, जो आने वाला 26 जनवरी है या नेक्स्ट 15 अगस्त है, उसमें हम इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारे 1st, 2nd, 3rd एटलीस्ट टॉपर होते हैं उनको हम फैसिलिटेट करें, उनका हौसला अफजाई करें। बिकॉज एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लेटफॉर्म होता है, बच्चा आता है तो उसको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उसके फैमिली का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उसको देखते हुए बाकी लोग भी और कॉम्पिटिटिव होते हैं, उनको भी लगता है कि हमें भी इस तरह से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव होता है। तो इस बार हमने किया था जितना मुझे याद है, बट नेक्स्ट टाइम से हम इसको इंश्योर करेंगे कि हम टॉपर्स जो है उनको फैसिलिटेट करें, उनको अप्रिशिएट करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जी। और एक इशू बार बार ये खड़ा हो रहा है सर कि पिछले 2 साल से 2-3 साल से फ्री विंटर ट्यूशन जिला इंतजामिया द्वारा होता था, अब इस साल वो भी बंद हो चुका है सर। उसकी क्या रीज़न, वजह रही है? जी, विंटर ट्यूशन हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लास्ट ईयर चलाया था फ्री में। फ्री तो नहीं था, वो 75% सब्सिडी पे था।
चूँकि लास्ट ईयर कोविड था, सेकेंड वेव ऑफ कोविड था, उस वजह से हमारे स्कूल्स मैक्सिमम टाइम तक बंद रहते हैं। हमने कम्युनिटी क्लासेस चलाए थे, बट उसके साथ साथ हम चाहते थे कि विंटर्स में भी जब कोविड का इफेक्ट थोड़ा कम हो गया था तो और भी क्लासेस चले, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स मिस आउट कर गए होंगे तो उनको फ़ायदा हो। तो ये लास्ट ईयर ही इनिशिएटिव था, LHDC जो सब्सिडी स्कीम है उसके थ्रू हमने चलाया था। उससे पहले अलग अलग काउंसलर्स अपने लेवल पे चलाते थे, अपने अपने रीजन में, अपने अपने जैसे ब्लॉक हो गया, गांव हो गया, वहाँ पे चलाते थे, बट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं चलता था ये। तो इस साल हमने वो बंद किया, बिकॉज ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव था और हम उसको डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं करना चाहते थे, बिकॉज बाद में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर बजट फ्लो कम हो गया तो फिर दिक्कत आती है लोगों को। तो इसलिए कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव था, तो हम चाहते कि कम्युनिटी इसको लीड करे जैसे पहले करते आए हैं, जब हमने पिछले साल से पहले जो चलता था। तो एक ही बार चला है हमारे नॉलेज के हिसाब से, जो लास्ट ईयर हमने चलाया था, वो भी बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से स्कूल्स बंद थे, इसलिए हमने चलाया था उसको। बिल्कुल सर। लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो आपको तो तकरीबन 2 साल हो रहे हैं सर, तो तब से अभी तक DSSRB की कितने पोस्ट जो है वो आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट की है सर? एडवर्टीज़मेंट आप जानते हैं लास्ट ईयर हमने की नहीं थी। लास्ट ईयर हमने सिर्फ एक एग्ज़ाम किया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, जो पहले एडवर्टीज़ हुआ था JK के टाइम पे। इस साल हमने एडवर्टीज़मेंट की है, एक गो में 368 की है और एक बार हमने 183 की एडवर्टीज़मेंट की थी। तो क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स इस साल फाइनल हुए थे हमारे अप्रैल के आसपास, जो सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट रूल है फाइनल हुए थे, उसके बाद ही हमें पोस्ट रेफ़र हुई है और उसके बाद हमने एडवर्टीज़मेंट की है। तो अभी तक के ऑलमोस्ट 500 के आसपास हमने एडवर्टीज़मेंट की है इसी साल की, बिकॉज इससे पहले वाली तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस साल ही हमने एडवर्टीज़मेंट शुरू किया और नेक्स्ट ईयर हम इसका एग्ज़ाम भी लेंगे जी। सर VLW की अगर हम बात करें तो अर्लियर इसे ग्रेजुएशन बेसिस पे ली जाती थी, अब 12 बेसिस पे ली जा रही, क्या रीज़न होगी सर इसके? इसमें एक VLW जो है अच्छा खासा पोस्ट है सर। 12th शायद इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर पाएगा, बिकॉज जितना हमें नॉलेज है, जितना हमारे पास रिक्वेशन आया है उसके हिसाब से सिर्फ जो ऑर्डरली क्लास 4 लेवल की पोस्ट है उसमें हमने मैक्सिमम क्राइटेरिया +2 का रखा है, मिनिमम 10th मैक्सिमम 12th। अदरवाइज़ बाकी जितने भी पोस्ट है उसमें हमने सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया है, 10th हो, 12th हो और ग्रेजुएशन, वो मिनिमम क्राइटेरिया है। तो मिनिमम से ऊपर अगर कोई पढ़ा लिखा है एक्सेप्ट फॉर क्लास 4 पोस्ट, वो अप्लाई कर सकता है उसमें जी। सर क्या आपको लगता है कि रिक्रूटमेंट रूल को अगर हम बात करें तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भी रिक्वेस्ट की थी कि आपकी नोटिस में लाए, ले और डिस्ट्रिक्ट में कोई डिफरेंट है सर रूल में रिक्रूटमेंट की? अगर हम बात नहीं, रिक्रूटमेंट रूल्स हम नहीं बनाते, DSRB सिर्फ रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो कि रिक्वेशन आता है, हम एग्ज़ाम लेते हैं, फाइनल लिस्ट बना के कंसर्न डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं। तो जो रूल्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाता है और दोनों जगह पे सेम रूल है, डिटो सेम रूल है। जो एडवर्टीजमेंट है वो भी सेम है, हो सकता है इधर उधर का थोड़ा फ़र्क हो, बट क्वालिफिकेशन लेवल पे या पोस्ट लेवल पे वो सारी चीज़ें हमने सेम रखी है, सेम रखनी भी चाहिए, बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल्स है और दोनों जगह पे सेम चीज़ है, उसमें डिफरेंस नहीं है कोई भी। एक कंप्लेंट बार बार ये आ रहा है सर अटैचमेंट डिटैचमेंट को लेके, इसमें तो काफ़ी पॉलिटिक्स भी चलते सर, आपको पता है। तो आपकी नोटिस में अभी तक डिस्ट्रिक्ट करगिल से अगर हम बात करें तो कितने लोग अटैच होंगे सर? दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़ में ऐसा कुछ नोटिस में है आपके? और अटैचमेंट को लेके क्या इकदाम उठा रहे हो SDM? एक मैं इस सवाल को जवाब देने से पहले मैं वो रिक्रूटमेंट वाला एक फिर से क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, जो क्लास 4 की पोस्ट के लिए वो सारे बच्चे बोल रहे कि ग्रेजुएट भी होना चाहिए, क्यों +2 ही है, ये ऐसा है वैसा है। तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ JNK एंड लद्दाख का लास्ट ईयर का एक डिवीजन बेंच का ऑर्डर भी है, उन्होंने इसको अपहेल्ड किया है जो क्राइटेरिया रखा हुआ है गवर्नमेंट ने कि +2 जो मैक्सिमम क्राइटेरिया। अब इसमें रीज़न ये है बिकॉज क्लास 4 पोस्ट की जॉब जो है थोड़ी मिनियल नेचर की होती है, आपका सफाई का काम है, चौकीदार का काम है, बाकी चीज़ों का काम है, तो उसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा आता है तो वो काम करने से थोड़ा हिचकिचाता है। तो इसलिए शायद हाईकोर्ट ने उस चीज़ को अपहेल्ड किया है, लास्ट ईयर का डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, ये शायद मैं बाद में सोशल मीडिया पे शेयर भी कर लूँगा सबके साथ में। तो हम किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, और बाकी पोस्ट का जैसे मैंने पहले भी कहा कि बाकी पोस्ट में एक्सेप्ट क्लास 4 को छोड़ के बाकी पोस्ट में हमने सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया है। तो मिनिमम से ऊपर अगर आपके पास है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो आपने पूछा अटैचमेंट का, जी अटैचमेंट यहाँ से स्पेशली अगर आप देखो श्रीनगर और जम्मू में ही होता है, अदरवाइज़ लेह चंडीगढ़ में नहीं होता अटैचमेंट। चंडीगढ़ में हमारे ऐसे डिप्यूट करते हैं कोऑपरेटिव के थ्रू, बिकॉज जब विंटर में बंद हो जाता है रोड तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू जो सामान आता है उसके लिए हम कुछ 3-4 लोगों को सिर्फ 2-3 महीनों के लिए डिप्यूट करते हैं, कोऑपरेटिव के डिपार्टमेंट वाले। जो आपका अटैचमेंट है जम्मू और श्रीनगर में, वो हमारा जो बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, उनमें वार्डन का हो या 2-3 और ज़रूरत होती है, उसलिए हमने कुछ अटैचमेंट की है।
और कुछ अटैचमेंट हमारी हेल्थ रीजंस की वजह से है, जो किसी को, जैसे रिसेंटली हमने किसी को किया था, उसके बेटे को डाउन सिंड्रोम था, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। कोई मेरे पास आते बच्चों का वो चमड़ी निकल जाती है विंटर मंथ्स में, यहाँ पे किसी फीमेल जो है उसका दिक्कत होता है, तो हेल्थ ग्राउंड पे ही हम अटैचमेंट करते हैं, अदरवाइज़ हमने अब कोई ग्राउंड नहीं रखा है। और इस साल जितना मिनिमम पॉसिबल हो सके उसके लिए भी हम मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेते हैं, सर्टिफाई करके कि इसको विंटर में दिक्कत होगी। और सिर्फ हमने रखा है अब क्राइटेरिया कि विंटर तक ही 31 मार्च तक ही अटैचमेंट रहेगी, जो भी रहेगा जो हेल्थ बेसिस पे है, उसके बाद उसको आके वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे बहुत सारे हमने डिटैचमेंट की है, स्पेशली हेल्थ वाला हमने डिटैच करके रखा है। टीचर्स का कुछ लोग बोलते हैं कि अलग अलग जगह पे अटैचमेंट है, एक दो तो हमारे ऑफिस में, बिकॉज वो इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स होते हैं तो उसके लिए एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है, तो उसमें काम आ जाता है। बट बाकी जगह मुझे लगता नहीं कि शॉर्टेज ऑफ टीचर है यहाँ पे। अगर आप रोल की बात करें, मैंने बहुत बार पहले ही बोला कि नेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। करगिल में 6 से 8 बच्चों पे एक टीचर है, तो उसके हिसाब से हमारे पास टीचर की संख्या ज़्यादा है, ठीक चल रहा है। हमने बीच में रैशनलाइजेशन भी किया था। कुछ स्कूल में दिक्कत है, मेन प्रॉब्लम होता है यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर का, जो आपका मैथ्स है, इंग्लिश है और साइंस है, इन तीनों के टीचर कम है, बिकॉज जनरल लाइन टीचर ही अपॉइंट होते हैं, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर हमारे पास थे नहीं। तो इस साल हमने एक्सरसाइज की है कि किन किन स्कूल में ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है, सो दैट हम इसको समग्र शिक्षा या और भी किसी स्कीम के थ्रू इनको अपॉइंट कर सके। जैसे हमने पिछली बार, इस साल जैसे हमने सारे लेक्चरर्स को अपॉइंट किया था कि कहीं पे भी 10th और 12th वाला जो हायर सेकेंडरीज है वहाँ पे सारे लेक्चरर्स की पोस्ट हमने आउटसोर्सिंग पे भरी हुई थी। तो नेक्स्ट ईयर हम चाहते हैं कि जो हमारे मिडिल स्कूल्स है या बाकी भी जगह पे जहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर की ज़रूरत है वहाँ पे हम करें। और अटैचमेंट, अगर कोई अटैचमेंट ऐसी है जो हेल्थ ग्राउंड पे नहीं है या अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइड है, उसको हम डिटैच करेंगे। वो हमने रिसेंटली ऑर्डर भी दिया हुआ है। अटैचमेंट के क्या क्राइटेरिया रहते होंगे सर? हमने, जैसे मैंने बोला कि वार्डन का एक है कि थोड़ा अच्छा बंदा होना चाहिए जो हॉस्टल या कोई भी चलाए। जैसे बॉयज़ हॉस्टल में एक हमारा अटैच्ड है, या करगिल हाउस में 1-2 लोग हैं जो चलाते हैं उस चीज़ को ना, रन करते हैं। बिकॉज आप जानते हो कि यहाँ से बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे लोग जाते हैं जिनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है वहाँ पे, इसलिए कुछ लोगों को रखा हुआ है जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत है। बाकी लोग थे जो हेल्थ ग्राउंड पे अटैच थे, उनको हमने डिटैच करने के लिए बोला। अगर आपको ज़रूरत नहीं उस चीज़ की, या फिर कोई लोग हैं जिनको विंटर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे मैंने कहा डाउन सिंड्रोम हो या स्किन का इशू हो, उनको हमने बोला है कि आपको मार्च तक ही अटैच रहेंगे, उसके बाद हम डिटैच करेंगे। जब समर मंथ में आपको इधर आना पड़ेगा जब काम रहेगा। ये काफ़ी रिक्वेस्ट आते होंगे आपको अटैचमेंट करने के लिए? बहुत आते हैं, बट हम सबको कंसिडर नहीं करते। नहीं, प्रेशर कोई नहीं है। एक रिक्वेस्ट आ रही थी गर्ल हॉस्टल श्रीनगर से, उन्हें पहले कुछ स्टूडेंट से वो लोग 200 रुपये लेते थे मेंटेनेंस के लिए, अब वो भी सीसी साहब ने बंद कर दी गई है। अब वहाँ मेंटेनेंस का बड़ा इशू आ रहा है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आप नोटिस? इसके मुझे गर्ल्स हॉस्टल श्रीनगर का नोटिस में नहीं है। बॉयज़ हॉस्टल का उनका कुछ रिक्वायरमेंट थी, जैसे सीसीटीवी की हो। जम्मू बॉयज़ हॉस्टल की बात कर रहा हूँ मैं, उनको वाटर कूलर का ज़रूरत थी, वो हमने प्रोवाइड कर दिया, फर्नीचर प्रोवाइड कर दिया, वो सारी चीज़ें होगी। इसका मुझे चेक करना पड़ेगा, ये मेरे नोटिस में नहीं है अभी गर्ल्स हॉस्टल श्रीनगर का। जी बस सर, लास्ट 1-2 क्वेश्चन होगा, उसके बाद में प्रोग्राम कंक्लूड करें। इसके बाद आपको भी वीडियो कॉन्फ्रेंस होंगे सर हायर अथॉरिटीज़ के साथ। हेली सर्विसेज जो है शायद वो तो अपना काम चल रहे हैं, जैसे आपने फरमाया कि सब्सिडाइज पे पवन हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है, कोई भी इसमें जा सकता है। तो उसके अलावा AN32 कोरियर सर्विस थोड़ा बहुत हमारे लिए चीप भी रहता है सर। जनरल पब्लिक उससे काफ़ी शौक से AN32 से भी जाते हैं, जम्मू जाना हो, श्रीनगर जाना हो। तो कब से स्टार्ट होंगे सर, और उसके अंदर जो लाइसेंस ऑफिसर्स वगैरह बनेंगे, वो कमेटी जो फ्रेम करेंगे, कब तक ये सब? जी, इसमें हमारे ड्यूकॉम सर की तरफ से ऑलरेडी चिट्ठी चली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जैसे ही हमारा जोजिला पास बंद होता है तो हमें जैसे पास्ट ईयर्स में भी रहा है कि हमारा AN32 कुरियर सर्विस शुरू हो जाए। इसके लिए लाइजन ऑफिसर हमने आज ही अपॉइंट कर दिए, जम्मू, श्रीनगर, करगिल के लिए, तीनों जगह के लिए लाइजन ऑफिसर अपॉइंट हो गए। उनकी आज या कल में ट्रेनिंग हो जाएगी, बिकॉज अगर जोजिला पास बंद होता है जल्दी तो हम AN32 शुरू कर लेंगे। और चूँकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि इसके लिए UT एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल बनाया था, उससे काफ़ी सहूलियत हो गई लोगों को, बिकॉज अब पहले जैसा था, इस बार आपने देखा होगा कि रेगुलर चली भी है। ऐसा नहीं कि पायलट आके बोल गया कि अब मैं बंद कर रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंसिडेंट्स मेरे नॉलेज में तो एक भी नहीं था, बड़ा स्मूथ तरीके से चला है। तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने इसमें बड़ा काम किया है और इस बार भी ऐसे ही स्मूथली चलेगा, सो दैट हम लोगों को और बेटर कनेक्टिविटी स्पेशली विंटर मंथ में जम्मू और श्रीनगर की प्रोवाइड कर सके। तो लास्ट में चलते चलते आपकी तरफ से कोई ऐसा एडिशनल मैसेज, पैगाम हमारे जनरल पब्लिक के लिए सर, ताकि मैं इसके बाद में इंशाल्लाह प्रोग्राम में कंक्लूड? जी, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन से शुरू किया था कि हमारा गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है जो 19 से 25 दिसंबर के बीच में चलेगा।
इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट इसमें कर पाए, बिकॉज इसमें हम सर्विस डिलीवरी वाले जो सर्टिफिकेट इशू है, बाकी छोटे छोटे इश्यूज़ है, उसको हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे उधर कैंप में ही हम इसको रिजॉल्व करें। तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना ज़्यादा हमारा इफेक्टिव भी रहेगा और उतना ज़्यादा लोगों को सहूलियत भी रहेगी। तो प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, हमने बड़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर ली है आज इंटरव्यू में, तो प्लीज़ आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। हम नेक्स्ट ईयर होपफुली जब रोड खुल जाएगा, वेदर को देखते हुए बाकी सबको, तो अप्रैल एंडिंग ऑनवर्ड्स हम एग्जामिनेशन शुरू करने की कोशिश करेंगे, सो दैट इसका प्रोसेस नेक्स्ट ईयर ही कंप्लीट किया जाए। जैसे पहले होता था कि एडवर्टीजमेंट 8 साल पहले होगी, एग्जाम नहीं हुआ, तो हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें फिर से रिपीट हो। तो इसको एक मिशन मोड पर हमें रिक्रूटमेंट फिलअप करना है। तो प्लीज़ आप पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि बार बार ऐसे मौके नहीं आएंगे। जितनी पोस्ट इस बार हमने एडवर्टीज़ की है उतनी फिर से शायद बहुत लेट एडवर्टीज़ हो, तो इस बार बड़ा अच्छा मौका है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और आवाम से और एक गुजारिश करना चाहूँगा कि विंटर मंथ्स में और बाकी भी जगह पे पानी की, जैसे आप देखते हो कि दिक्कतें आ रही है थोड़ा सा, तो एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को पहुँचा, हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट पानी को थोड़ा जुडिशियसली यूज़ कीजिए, सो दैट ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा दिक्कतें ना हो। एक क्वेश्चन इसमें भूल गए थे सर, थोड़ा बहुत आप ब्रीफ में बता सकते हो, जल जीवन का थोड़ा बहुत स्टेटस आप बताओगे। और विंटर में बिलखुसूस करगिल जैसे टफ टेरेन इलाके में, जैसे हमारा रंगदुम है, संस्कार है, द्रास है, कैसा रहा सर इसका अभी तक? कितना चैलेंज स्ट्रगल था सर ऐसे ठंड इलाके में? जल जीवन किस तरह आप लोगों का काम कर रहा है? जी, जल जीवन हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 70% FHTC तक कवरेज हो गया है। द्रास और संस्कार में आपने देखा होगा अभी भी हमारी पाइपलाइन चल रही है जो हमने नई बिछाई हुई है, तो पानी चल रहा है। संस्कार में भी चल रहा है, माइनस, जैसे संस्कार -25 तक टेम्परेचर जा रहा है अभी। द्रास में भी 15 एरिया में -25 तक जा रहा होगा। तो इन एरियाज़ में अभी चल रहा है काम, पानी भी चल रहा है अच्छे से। अब तो लोग हमें बोलने लगे कि प्लीज़ अभी विंटर में बंद कर दो, तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते कि जितना ज़्यादा हम इसको चला सके विंटर मंथ में, जितना ज़्यादा टेस्ट कर सके उतना करें। तो स्कीम्स चल रही है अलग अलग जगह पे। कुछ एरियाज़ में थोड़ी दिक्कत थी इसकी, बिकॉज कहीं पे पंप नहीं लगा था, कहीं पे बिजली का कनेक्शन नहीं था, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। उसको ऑलरेडी हमने 1 महीने पहले डायरेक्शन दी थी कि जहाँ पे एटलीस्ट बोरवेल हो गया हो, जहाँ पे स्कीम बन गई हो, तो वहाँ से इमीडिएटली हम लोगों को कनेक्शन दे पाए, सो दैट विंटर मंथ्स में जहाँ पे पानी की थोड़ी ज़्यादा ये होती है, परेशानी होती है, ज़रूरत भी होती है और ज़्यादा चल नहीं सकता इंसान, तो उसमें हम पहुँचा सके लोगों के घरों घर तक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे जनाब संतोष सुखदेव साहब हमारे साथ जुड़े थे और डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल गुड गवर्नेंस को लेके पूरे डिटेल में। गुड गवर्नेंस वीक जो है चल रहा है 19 दिसंबर टिल 25 दिसंबर तक चलेंगे। और उसके अलावा रिक्वेस्ट की थी जनरल पब्लिक के कुछ इश्यूज़ थे, वो भी बराबर कोशिश की थी मैंने डीएम साहब के नोटिस में लाने के लिए। साथ ही साथ स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से काफ़ी रिक्वेस्ट हमें आ रहे थे कि आला हुकाम तक, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक उनके जितने भी मसाइल है, इश्यूज़ है, ग्रीवेंसेस है, वो पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ जोजिला ओपनिंग क्लोजर को लेके, N32 हेली सर्विस और उसके अलावा अटैचमेंट को लेके भी काफ़ी इश्यूज़ डिस्ट्रिक्ट कारगिल में हमें देखने को मिल रहे थे। बराबर डिटेल में डीएम साहब ने हमारे साथ इस रूबरू में बराबर आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। तो खित्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, जुड़े। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.